ऑलराइट, आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे दैट इज आरबीसी। देखो, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम लोग ब्लड पढ़ रहे थे। आज ब्लड में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है आरबीसी। ठीक है, क्या नाम है? आरबीसी। आरबीसी का पूरा नाम देख लो, इसका पूरा नाम है रेड ब्लड सेल। रेड मतलब लाल कलर का होगा और ब्लड सेल की बात होगी। याद करो, मैंने बताया था ब्लड में दो कंपोनेंट होता है। एक लिक्विड वाला फॉर्म होता है जिसमें प्लाज्मा, और एक सॉलिड वाला फॉर्म होता है जिसमें हम लोग सेल्स देख रहे थे। और ये भी सेल तीन था, एक आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। तो आज की क्लास में इसी आरबीसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी रेड ब्लड सेल को डिस्कस करेंगे। मैच्योर आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, जो पिछले क्लास में हम लोग देखा था। मैच्योर आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। एरिथ्रोसाइट्स, इसी को हम लोग डीपली आज इस क्लास में देखेंगे। देखो, एक एक करके समझना, बातें समझ में आ जाएगी। आरबीसी क्या होता है? देखो, आरबीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, यानी कंपोनेंट है ब्लड का। और आरबीसी रेड कलर का होता है। रेड कलर होने का कारण है क्योंकि इसके पास एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन, जिसके कारण आरबीसी रेड दिखता है। और ब्लड में आरबीसी का परसेंटेज सबसे अधिक होता है कंपेयर टू डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स। इसके कारण ब्लड का कलर भी रेड दिखता है। तो रेड ब्लड सेल भी दूसरे सेल की तरह ही है। आरबीसी अगर देखेंगे तो ये भी है अनदर सेल की तरह। इसके बाहर भी एक पतला सा थिन मेम्ब्रेन होगा जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, बट ये डिक शेप का होगा। दैट मीन्स ये सेंटर वाला एरिया थोड़ा सा पतला और बाहर वाला एरिया, पेरिफेरल एरिया, थोड़ा सा मोटा होगा। डिक शेप करने का मतलब है सेंटर वाला पतला होगा और बाहर का एरिया थोड़ा सा पेरिफेरल होगा। और ये नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है। मैंने क्या बताया? नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है। दैट मीन्स इसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा। तो एक एक करके सारे पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। आरबीसी, कलर इसका रेड, आरबीसी कलर रेड होगा ड्यू टू कलर पिगमेंट, ड्यू टू एक कलर पिगमेंट। उस कलर पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होने के कारण आरबीसी रेड कलर का दिखेगा। दूसरे सेल की तरह ही दिखेगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, बट इसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा और कुछ अनदर यूजुअल ऑर्गेनेल्स नहीं होगा, जिसके कारण सेल डिवाइड हो सकता है। क्या है? आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होगा। दैट मीन्स नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है ये। देखो, जिसे समझ में नहीं आ रहा होगा न्यूक्लियस क्या है वो समझ जाओ। सेल के सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस ही रिस्पॉन्सिबल होता है सेल को डिवीजन करने के लिए, यानी सेल डिवीजन करने के लिए और सेल के सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए वगैरह सब। दैट मीन्स इसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा तो आरबीसी नॉन डिवाइडेड सेल हो जाएंगे। ये नॉन डिवाइडेड सेल हो जाएगा। और न्यूक्लियस के आसपास देखते हैं एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल्स वगैरह होते हैं जो सेल डिवीजन में मदद करता है। तो कुछ यूजुअल ऑर्गेनेल्स भी अब्सेंट होगा।
कहने का मतलब है कि आरबीसी सिमिलर है दूसरे सेल की तरह ही, बट इसमें न्यूक्लियस नहीं है और कुछ ऑर्गेनेल्स नहीं है। ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग ऑर्गेनेल्स कहते हैं। देख लिया। अब देखो आरबीसी के साइटोप्लाज्म में एक कलर पिगमेंट होता है, वो कलर पिगमेंट जनरली प्रोटीन का होता है जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या मान लिया जाए ये आरबीसी है, ठीक है। आरबीसी के साइटोप्लाज्म में यानी इसके आरबीसी के अंदर जो फ्लूइड है, लिक्विड है, वो साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो प्लाज्म होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो आरबीसी के साइटोप्लाज्म में एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन है जो कलर प्रोवाइड करने का काम करेगा। इस प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन, जो पूरे आरबीसी का 90% तक वेट गेन करेगा, यानी वेट में कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। यानी साइटोप्लाज्म में इसके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन है, उस प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन 90% वेट बनाता है टोटल आरबीसी का। यानी हीमोग्लोबिन क्या है, 90% वेट ऑफ आरबीसी। आरबीसी का 90% तक वेट हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यानी मान लिया जाए जितना वेट आरबीसी का उसका 90% हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन क्या बताया मैंने, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जो सेल के साइटो यानी आरबीसी के साइटोप्लाज्म में ये देखने को मिलेगा, और इस प्रोटीन का कलर रेड होता है जिसके कारण आरबीसी रेड कलर का दिखता है। ये प्रोटीन का है कलर पिगमेंट। जिसके कारण आरबीसी हमें रेड दिखता है। कौन सा कलर पिगमेंट, रेड। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा है। तो रेड कलर ऑफ आरबीसी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। देखो आरबीसी का नॉर्मल साइज, शेप और ब्लड में आरबीसी कितना होता है इसकी बात कर लेते हैं। दैट मीन्स साइज, शेप एंड काउंट ऑफ आरबीसी। किसी को परेशानी होगा यहां तो पूछना मेरे से। मैंने क्या बताया, साइज, शेप एंड काउंट्स ऑफ आरबीसी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीसी का साइज, शेप और काउंट के बारे में जानना। देखो आरबीसी का अगर नॉर्मल डायमीटर देख लेते हैं तो हर एक आरबीसी 7.2 क्यूब में होता है। इसका डायमीटर की बात कर लें तो एवरेज 7.2 क्यूमीटर हम लोग इसे डायमीटर में बोलते हैं। बट अगर रेंज की बात कर लें कितना से कितना होगा तो 6.9 से 7.4 तक मिल सकता है। ये रेंज 6.9 टू 7.4 क्यूमीटर, ठीक। यानी एक एवरेज डायमीटर 7.2, बट रेंज की बात कर लें तो 6.9 से 7.4 तक ये देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि आरबीसी सेंटर में देखेंगे थोड़ा पतला और चारों तरफ पेरिफेरल देखेंगे तो थोड़ा मोटा होगा। अगर थिकनेस की बात कर लेते हैं पेरिफेरल में तो 2 क्यूमीटर होगा, और अगर सेंटर की बात कर लेते हैं तो 1 क्यूमीटर होगा। थिकनेस अगर पेरिफेरल देख लेते हैं तो 2, और इसी की बात कर लेते हैं सेंटर का तो 1, यानी जितना बीच में होगा उससे ऑलमोस्ट डबल मोटाई उसके चारों तरफ देखिएगा, ठीक है। यानी चपटा फ्लैटेड यह होगा, सेंटर में थोड़ा पतला और चारों तरफ थोड़ा सा फूला हुआ ये स्ट्रक्चर
दिखेगा आरबीसी का। यहाँ तक क्लियर। सरफेस आरबीसी का देख लेते हैं तो 120 से 140 तक मिलेगा। और ये सरफेस की बात हो गई है। यहां तक क्लियर है। चलिए आरबीसी देखेंगे, मैंने बताया एक सर्कुलर होगा और इजीली समझना है तो ये बाइकैनकेव डिस्क की तरह होगा। बाइकैनकेव डिस्क का मतलब होगा कि चारों तरफ थोड़ा मोटा और बीच में ये पतला दिखेगा। ये मैं मिटाता हूं इसको। आरबीसी कैसा है? सर्कल की तरह है, इस तरह से। और क्या है? बाइकैनकेव डिस्क शेप का दिखेगा, मतलब बीच में पतला और थोड़ा सा चारों तरफ चौड़ा यानी मोटाई में ये दिखेगा। ठीक है, बाइकैनकेव दिखेगा। देखो बच्चों में आरबीसी का परसेंटेज अलग दिखेगा, काउंट। एडल्ट में, मेल में अलग दिखेगा, एडल्ट फीमेल में अलग दिखेगा। और हम लोग 100% कितना में कंसीडर करते हैं आरबीसी की, कितना होगा ब्लड में कि उसको 100% कंसीडर करेंगे, वो ये 3 पॉइंट देखेंगे। देखो एट बर्थ के समय अगर आरबीसी काउंट देखेंगे तो 6.7 मिलियन पर mm³ में दिखेगा, यानी 1 mm³ ब्लड में 6 से 7 मिलियन आरबीसी देखने को मिलेगा। आरबीसी की बात कर रहे थे तो एट बर्थ 6 to 7 मिलियन पर mm³ में ब्लड दिखेगा। mm³ ब्लड का मतलब है कि 1 mm³ में हम लोग जितना ब्लड डालेंगे, ठीक है, 1 mm³ में जितना ब्लड लेंगे उसमें आरबीसी काउंट करेंगे तो 6 to 7 मिलियंस तक दिखेगा। यानी एक कंटेनर ले लो जिसमें गहराई 1 mm, नीचे का सरफेस 1 mm और ऊंचाई भी यानी चौड़ाई चारों तरफ देखेंगे 1 mm, 1 mm, 1 mm तक होगा। ठीक है, यानी ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये तो मतलब 1। अंदर डेप्थ भी देखेंगे तो 1 mm होगा। तो उसमें जितना ब्लड आएगा उसमें आरबीसी अगर काउंट करेंगे तो 6.7 मिलियंस तक दिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर वही एडल्ट में बात कर लेंगे तो 5 मिलियन से लेकर 6.5 मिलियन mm³ तक जाएगा इन एडल्ट मेल। इसमें देखेंगे 5 to 6.5 मिलियन mm³ तक आरबीसी काउंट होगा। एडल्ट मेल की बात कर रहे हैं, रेंज में मतलब एक एवरेज निकालते हैं तो 5.5 मिलियन से हम लोग मेल में बताते हैं कि इतना ब्लड में आरबीसी होना चाहिए। एवरेज 5.5 मिलियन पर mm³ मेल में, यानी मेल में आरबीसी काउंट देखेंगे तो एवरेज 5.5 मिलियन mm³ में जाना चाहिए। लेकिन अगर रेंज की बात कर लेते कितना से कितना होता है तो 5 से 6.5 मिलियन mm³ तक जाएगा। अगर वहीं हम फीमेल की बात कर लेते हैं अगर एक फीमेल एडल्ट की बात कर लेते हैं तो कंपेयर टू मेल, फीमेल में आरबीसी काउंट थोड़ा सा कम होता है। इसमें 4.5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन तक जाता है और एवरेज में 4.8 मिलियन लेते हैं। मैंने क्या बताया, 4.5 से लेकर 5.5 तक, 4.5 to 5.5 मिलियन पर mm³ में दिखेगा। कंसीडर हम लोग करते हैं एवरेज 4.8 मिलियन पर mm³ ब्लड। ये क्लिनिकल के लिए अगर कोई बोलता है कि 100% आरबीसी है तो हम लोग जो रेफरेंस में एवरेज निकालते हैं वो आपका 5 मिलियन पर mm³। क्लिनिकल में 100% हम लोग बोल देते हैं दोनों के लिए, यानी 5 मिलियन पर mm³ आरबीसी को हम लोग इक्वली मानते हैं 100%। इससे ऊपर होगा तो एक अलग कंडीशन होगा और इसके नीचे होगा तो एक अलग कंडीशन होगा। अगर आरबीसी का परसेंटेज 5.5 मिलियन से ऊपर जा रहा है तो हम लोग उसे पॉलीथेमिया कहते हैं।
यानी 7 मिलियन पर mm³ से ऊपर अगर आरबीसी का परसेंटेज है तो उस कंडीशन को पॉलीथेमिया कहते हैं, जो आगे हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर वहीं आरबीसी का परसेंटेज अगर कम रही है तो उस कंडीशन को हम लोग एनीमिया कहते हैं, यानी लैक ऑफ आरबीसी ब्लड एनीमिया, खून की कमी होना। और अगर परसेंटेज बढ़ा है 7 से ऊपर तो पॉलीसाइथेमिया। इसमें देखेंगे 7 मिलियन पर mm³ से ऊपर ब्लड हो जाती है। यहां तक क्लियर है? ओके। पीसीवी क्या है? पॉकेट सेल वॉल्यूम। पीवीसी, देखो पीवीसी पॉकेट सेल वॉल्यूम का मतलब है कि परसेंटेज ऑफ सेलुलर एलिमेंट, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों का परसेंटेज को हम लोग होल ब्लड का, यानी होल ब्लड में जो सेल का एलिमेंट है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उसके परसेंटेज को हम लोग पीसीवी कहते हैं। और पीसीवी के ही कमी यानी पॉकेट सेल वॉल्यूम के कमी होने के कारण ही बॉडी में एनीमिया यानी खून की कमी होती है, और पीसीवी बढ़ने के कारण पॉलीसाइथेमिया होती है, यानी खून अधिक बढ़ता है, वो भी एक अलग कंडीशन हो जाता है। देखो नॉर्मल अगर वैल्यू देखेंगे पीसीवी का मेल में तो 45% होता है, अगर फीमेल में नॉर्मल वैल्यू देखेंगे पीसीवी का तो 42% होता है। लेकिन नॉर्मली होता है कि क्या कि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बहुत कम होता है हमारे बॉडी के ब्लड में, तो हम लोग पीआरसी को इक्वली मान लेते हैं पीसीवी। भी पीआरसी का मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ पॉकेट सेल। क्या है? क्या कॉल करेंगे ऐसे क्यों बनाऊंगा? तो अरे फ्लाइट मोड में करके ऑन कर लीजिए, सिम निकाल के चेंज कर लीजिए, सिम निकाल के इधर से उधर। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? पीसीवी में। पीसीवी पैकेट सेल वॉल्यूम, इसका पूरा नाम है पैकेट सेल वॉल्यूम। P4 पैकेट, C4 सेल, V4 वॉल्यूम। पैकेट सेल वॉल्यूम मतलब होल ब्लड का जो सेलुलर एलिमेंट है डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड आरबीसी को हम लोग कंसीडर करते हैं। पीसीबी यानी परसेंटेज ऑफ सेलुलर एलिमेंट। क्या? परसेंटेज ऑफ सेलुलर एलिमेंट्स। सेलुलर एलिमेंट्स में क्या क्या आ जाएगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इन ब्लड। ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कितना है उसी को हम लोग पीसीवी कंसीडर करते हैं। इसकी कमी एनीमिया और इसका बढ़ना मैंने बताया पॉलीसाइथेमिया। देखो जनरली क्या है कि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में बहुत कम होता है, इसीलिए पीसीवी को कंसीडर करते हैं इक्विवेलेंट टू VPRC यानी वॉल्यूम ऑफ पैकेट रेड सेल। मैंने क्या बताया कि डब्ल्यूबीसी ऑफ प्लेटलेट्स बहुत कम होता है कंपेयर टू आरबीसी। सबसे ज़्यादा आरबीसी है, हम लोग पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले ज़्यादा आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बहुत कम होता है, इसीलिए पीसीवी को कंसीडर कर लेते हैं वॉल्यूम पैकेट रेड सेल यानी VPRC, वॉल्यूम ऑफ पैकेट रेड सेल। एक्चुअल में दोनों अलग अलग है। वॉल्यूम ऑफ पैकेट रेड सेल में सिर्फ
आरबीसी की काउंट की बात हो रही, कितना परसेंटेज हो रही उसकी बात हो रही, सॉरी। उसी तरह वॉल्यूम और पैकेट वाइट सेल्स यानी उसकी अलग बात हो जाती है, ठीक है। लेकिन आरबीसी सबसे अधिक है परसेंटेज में, इसीलिए पैकेट सेल वॉल्यूम को कंसीडर कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ पैकेट रेड सेल्स। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। इसी के परसेंटेज पे हम लोग डायग्नोस कर पाते हैं एनीमिक कंडीशन में है या नहीं, यानी बॉडी में खून की कमी है या नहीं है। जल्दी लिखो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास करें, आगे बढ़ते हैं। पूछना है किसी को? नहीं, ठीक। आरबीसी बनता कहाँ है हमारे शरीर में? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हमारे शरीर में कहाँ होता है? कौन बताएगा? बोन मैरो, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी कहाँ बनेगा? कोई तो जगह होगा जहां बनेगा। सबसे पहले देखो, ब्लड बनने के प्रोसेस को हम लोग, यानी ब्लड बनना या फिर ब्लड के डेवलप होने के प्रोसेस को हीमोपोइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल is the part of process of development of blood cells, यानी RBC, WBC of platelets is called hemopoiesis। देखो एक वर्ड आया है, हीमोपोइसिस। एक स्पेलिंग गलत है। इसका मतलब है ब्लड सेल डेवलपमेंट या फॉर्मेशन। हीमोपोइसिस जहां टर्म आएगा उसका मतलब होता है कि बॉडी में ब्लड सेल्स बन रहा है या फिर डेवलप हो रहा है। ब्लड सेल्स में तीनों की बात कर रहे हैं बच्चा, ब्लड सेल्स में तीनों की बात कर रहे हैं, आरबीसीज का, डब्ल्यूबीसीज का और प्लेटलेट्स का, ठीक है, ये तीनों का। यानी हीमोपोइसिस एक टर्म है जिसमें ब्लड सेल डेवलप होगा या फिर बनेगा। इसके लिए देखो, हीमोपोइसिस में तीन टर्म हम लोग पढ़ते हैं, एरिथ्रोपोइसिस यानी डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी, ठीक है, ल्यूकोपोइसिस डेवलपमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस से एरिथ्रोसाइट यानी एरिथ्रोसाइट का डेवलपमेंट और फॉर्मेशन होना, एरिथ्रोसाइट आरबीसी का दूसरा नाम है। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट का फॉर्मेशन या डेवलपमेंट होना, दैट इज ल्यूकोपोइसिस। उसी तरह प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स है, थ्रोम्बोसाइट्स का फॉर्मेशन और डेवलपमेंट होना, दैट इज थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स का एक और नाम है मेगाकैरियोट्स, इसीलिए इसका नाम मेगाकैरियोटोपोइसिस भी कहते हैं। एक एक करके देखेंगे। एरिथ्रोपोइसिस आरबीसी को टर्म में जा रहा है, ER, स्पेलिंग भूल जाता हूँ यार, ERYTH, ERY, एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस यानी आरबीसी का डेवलपमेंट और फॉर्मेशन। उसी तरह अगर इसकी बात कर लेते हैं तो ल्यूकोपोइसिस यानी डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन और डेवलपमेंट। इसी तरह इसको बात कर लेते हैं तो मेगाकैरियोपोइसिस, ठीक है। मेगा मतलब बड़ा, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, बड़ा न्यूक्लियस होता है प्लेटलेट्स के अंदर, इसलिए मेगाकैरियोपोइसिस कहते हैं। इसको हम लोग थ्रोम्बोपोइसिस के भी नाम से जानते हैं। इसे हम लोग थ्रोम्बोपोइसिस
हेमेटोपोइएसिस के भी नाम से जानते हैं। POIES, POIES, इसे हम लोग थ्रोम्बोपोइएसिस के भी नाम से जानते हैं। बहुत स्पेलिंग गलत हो रहा है। ओके, देखो हेमेटोपोइएसिस यानी ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होता है हमारे शरीर में। साइट ऑफ हेमेटोपोइएसिस, क्या मैंने बताया? साइट ऑफ हेमोपोइएसिस। हेमोपोइएसिस में तीनों आ रही है, आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी और प्लस प्लेटलेट्स, ये तीनों का फॉर्मेशन और ये डेवलपमेंट की बात हो रही है। देखो गेस्टेशन पीरियड मतलब गर्भावस्था। फीमेल जब चाइल्ड बर्थ करने के पहले का स्टेज जो फीमेल का होता है वो गेस्टेशन पीरियड होता है, बच्चा पैदा होने के पहले का जो पीरियड होता है वो गेस्टेशन पीरियड होता है। क्या होता है? गेस्टेशन पीरियड होता है। तो फर्स्ट 2 मंथ, पहला और दूसरा मंथ में देखेंगे जो गेस्टेशन पीरियड होता है, नहीं बच्चा होता है, उसमें यॉक में हेमेटोपोइएसिस होता है। क्या होता है? यॉक यानी अंडे के जो सेंटर वाले पार्ट होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एक फर्टिलाइज होने के बाद जो बनता है सेल, जिसको जाइगोट बोलते हैं, उसका सेंटर में जो देखते हैं वो यॉक होता है। वहाँ पे पहला और दूसरा मंथ में क्या होता है? ब्लड का फॉर्मेशन होता है। यानी फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ गेस्टेशन पीरियड में, यानी पेट में बच्चा है तब कहाँ होगा? इन यॉक। यानी जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फर्टिलाइज होती है और फर्टिलाइज होने के बाद जो सेल बनता है उसे जाइगोट बोलते हैं। और जाइगोट के सेंटर में देखेंगे एक न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर ही दिखता है जिसको हम लोग यॉक बोलते हैं। उस यॉक में पहला और दूसरा मंथ तक आपका ब्लड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? यॉक साइट में। सेकंड देखेंगे, तीसरा मंथ में देखेंगे तो लीवर और स्प्लीन में ब्लड का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, यानी गेस्टेशन पीरियड में ही है। थर्ड मंथ में देखेंगे तो बेबी का लीवर प्लस स्प्लीन में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद देखेंगे 20 वीक, यानी ये करीब थर्ड वीक से चलते रहेगा। 20वां यानी 20th वीक से देखेंगे तो ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में होना शुरू हो जाता है। क्या होता है? ये फ्रॉम थर्ड वीक हो गया। फ्रॉम 20वां वीक से ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में हो जाता है। बोन मैरो यानी हड्डी के अंदर जो खाली वाला पार्ट होगा उसे हम लोग बोन मैरो कहेंगे। देखो फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ये बोन है तो इसको जब तोड़ेंगे तो अंदर खाली जगह होता है, उसे हम लोग बोन कैविटी कहते हैं, और उसमें जो मटेरियल होता है उसे हम लोग बोन मैरो कहते हैं। तो 20वां सप्ताह तक बोन मैरो में ब्लड बनना शुरू हो जाता है। यानी अगर मान लिया जाए ये बोन है और इसके खाली जगह को हम लोग बोन कैविटी कहेंगे और इसके अंदर जो भी मटेरियल्स होगा वो बोन मैरो कहलाएगा। क्लियर है? हाँ, अब आते हैं बर्थ के समय ऑलमोस्ट सारा ब्लड हम लोग में बोन मैरो को ही बनता है। यानी 20वां सप्ताह गेस्टेशन पीरियड के बाद से लेके एट बर्थ ये ऑलमोस्ट
होल ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ दिखेगा? बोन मैरो में ही दिखेगा। यहां तक क्लियर है? यानी पहला और दूसरा सप्ताह जो पेट में रहेगा बच्चा, उसको यॉर्क सैक में आपका ब्लड फॉर्म होगा। तीसरा सप्ताह में जो बच्चा रहेगा, लीवर और स्प्लीन में ब्लड फॉर्म होगा। 20वां सप्ताह से लेकर बर्थ तक लगभग बोन मैरो में ही होगा, और बर्थ के बाद भी बोन मैरो में ही ब्लड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसमें आरबीसी का भी इंक्लूड है। ब्लड की जब बात कर रहा हूं तो सारे ब्लड का यहाँ पे यही हाल है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बहुत ही छोटा पॉइंट है, बट इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट की क्लासेस होगी हीमोग्लोबिन, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।